हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। इस इशू के बारे में जानेंगे, पीएफआई के बारे में और यूआपा के बारे में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका GS2 के पॉलिसी मेकिंग में भी और GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स 2023 के लिए आपके पास 2 हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसे आप अवेल कर सकते हैं। प्रीलिम्स 2023 में अब लगभग 8-9 महीने का वक्त बचा है और उस समय में, उस टाइम में आप 2 तरीके के प्रोग्राम हमारे अवेल कर सकते हैं, जहां पे प्रीलिम्स 2023 के लिए एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम है। 2 तरीके की मेंटोरशिप यहां आपको अवेलेबल मिलेगी, दोनों ही इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। एक है एकेडमिक मेंटोरशिप, जहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी, एकेडमिक डाउट्स आपके पूछे जाएंगे, और एक स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए जो मेन डाउट्स कैंडिडेट्स के होते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो ये गाइडेंस आपको यूपीएससी के ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी एंड यू कैन अवेल दिस फॉर 4049 ओनली। इसके साथ साथ अगर आपने टेस्ट सीरीज को अवेल करना है, जहां पे हमारे 30 हाई क्वालिटी टेस्ट आप अवेल कर सकते हैं एंड एडिशनली मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं, तो उसकी प्राइस रहेगी 6749 और ये बहुत ही कम प्राइसिंग है दोस्तों। अगर आप देखिए द पैकेज इन्वॉल्व वेरी रीजनेबल प्राइसिंग, और इस पे आपको ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो है मेंटोरशिप के साथ अवेलेबल हो जाएंगी, 30 टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसे आप अवेल करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूज़ में क्या है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सबसे पहले तो हमने 22 और 27 सितंबर 2 रेड्स कंडक्ट होती हुई देखी कई सारे स्टेट्स में, एंड उन रेड्स के दौरान कई सारे पीएफआई के मेंबर्स को, लीडर्स को अरेस्ट किया गया। पहले तो जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया 22 सितंबर को बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एंड 27 सितंबर को अलग अलग स्टेट्स की स्टेट पुलिस फोर्सेस ने तकरीबन 300-400 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लिया। एंड उसके बाद 28 सितंबर को मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गैजेट पब्लिकेशन के अंदर, जिसमें यह पता लगा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ अन्य संस्थाओं को बैन कर दिया गया है, यानी कि उनको प्रिस्क्राइब कर दिया गया है एज अनलॉफुल एसोसिएशंस। और इस प्रोस्क्रिप्शन के साथ ही 5 साल तक के लिए इनके ऊपर बैन लग गया है। थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेसिकली ये साउथ इंडिया की 3 ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके बनाई गई थी इन द ईयर 2006, और इसके साथ अफिलिएटेड या एसोसिएटेड कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इस बैन के अंदर इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एंड रिहैब फाउंडेशन केरला। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, इसके अंदर कॉमन मेंबरशिप देखी गई थी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बाकी की इन संस्थाओं के अंदर, तो इनको भी इस बैन के अंदर इंक्लूड किया गया है। होम मिनिस्ट्री को जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करना होता है दोस्तों, तो वो यूआपा का सेक्शन 21P का इस्तेमाल करते हैं। ये कानून 1967 से चलता आ रहा है, कई बार अमेंड भी हो चुका है, और इस कानून के अंदर यूआपा डिफाइन करता है कि हम किसे अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अनलॉफुल एसोसिएशन ऐसी संस्था को डिक्लेयर किया जाता है विच हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट any unlawful activity or offense defined under 2 sections, section 153A और सेक्शन 153B ऑफ द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन 153A डील करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, और 153B डील करता है मेकिंग assertions दैट आर प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटेग्रेशन, यानी कि भारत की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी और एनिमिटी को प्रमोट करने के लिए, भारत की जो सॉवरेंटी इंटेग्रिटी उसको चैलेंज करने के लिए और एनमिटी को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कंडक्ट करती है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता है, और अदरवाइज
डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि वन ऑर्गेनाइजेशन दैट एनकरेजेस और एड्स पर्सन्स टू अंडरटेक एनी अनलॉफुल एक्टिविटी और ऑल्सो द मेंबर्स अंडर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, अगर ऐसी एक्टिविटी खुद करते हैं या एनकरेज करते हैं दूसरों को अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए। बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, तो ये जनरली अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल संस्था डिक्लेयर किया जाएगा अंडर सेक्शन 2। लेकिन जब भी ऐसा डिक्लेरेशन होगा ना दोस्तों, तो रीजन साथ में देने पड़ते हैं। That for what reason have you declared this as unlawful association? MHA की स्टेटमेंट की माने तो उन्होंने काफ़ी सारे उसके पीछे कॉजेज बताने की कोशिश यहाँ की है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1977 से लेके 2001 तक, 1977 से लेके 2001 तक एक ऑर्गेनाइजेशन यूपी के अंदर इस्टेब्लिश की थी और फिर वो ऑल इंडिया लेवल पे चली गई थी, जिसका नाम था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसे 2001 के अंदर बैन कर दिया गया था अंडर दिस सेम लॉ, और तब से ये डिसबैंड हो गई थी। डिसबैंड मतलब कि इसकी अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी थी, और उसका कारण ये था कि कई सारी एक्टिविटीज जो कि वायलेंट थी, कई सारे केसेस जो कि मर्डर्स के थे, किलिंग्स के थे, एंड इवन इन सम ऑफ द टेरर केसेस इनका इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नाम सामने आए थे। सो दे हैड पुट देम इनटू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कैटेगरी। बट now what is being given by the MHA as a report as a reason for putting ban on PFI is कि PFI के मेंबर्स वही मेंबर्स थे जो एक समय में सिमी के साथ एसोसिएटेड थे, और उन लोगों ने इसका प्रोग्राम जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। मेनली साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं PFI की। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने 2 बार हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, एक बार 2012 में और एक बार 2014 में, और उस एफिडेविट के जरिए दे हैव टोल्ड द हाई कोर्ट दैट दिस PFI इज क्रिएटिंग अ वायलेंट एटमॉस्फेयर इन द स्टेट, इट इज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल किलिंग्स। तो कई बार पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके अंदर देयर कैन बी पॉलिटिकल वायलेंस जो टारगेट करती है एक दूसरे के पार्टी के वर्कर्स को। तो PFI का एक अलग से SDPI नाम का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों मैं बता दूं इस बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की अभी लिस्ट में नहीं आ रहा है। इट हैज नॉट बीन बैंड अंडर दिस। सो एक ऐसी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिक्स के लिए अंदर भी जाती है, यानी आप NGOs की अगर बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं या प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, तो उनकी खासियत क्या होती है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिसी को अफेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लोगों को एक साथ प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाना, लोगों को मोबिलाइज करना। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन लड़के पावर में आना चाहती है। अब PFI अपने आप को ऐसा बताती रही है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बट लिंकेजेस विद दिस सिमी ऑर्गेनाइजेशन एंड बांग्लादेश बेस्ड जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इनके साथ इसके लिंक पाए गए हैं, इसके मेंबर्स के लिंक पाए गए हैं। ये दोनों ही यूआपा के अंडर बैंड हैं इंडिया के अंदर। PFI एंड इट्स एसोसिएट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्टेटमेंट है दोस्तों, कि दे ऑपरेट ओपनली एज सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट दे परस्यू सीक्रेट एजेंडा टू रेडिकलाइज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड वर्क टुवर्ड्स अंडरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड कई जगहों पे कई केसेस में PFI का नाम सामने आता है, चाहे वो anti-CAA प्रोटेस्ट हो, चाहे वो हिजाब के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे कर्नाटक के अंदर, उनके अंदर भी पाया गया इनका नाम। और आपको ये भी बता दूं कि when the people members of PFI were arrested, after that there were some protest जो वायलेंट हुए। केरला के अंदर प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि केरला के स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ये कहा कि भी हमें 100 करोड़ का तक का नुकसान हो गया है, we have lost crores of money because in the protest they have destroyed the public property। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दी हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से, इसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे PFI ने के लिंक इस्लामिक स्टेट ISIS से भी दिए गए। इनफैक्ट कई MHA के हिसाब से दे हैव बिल्ट अ केस अराउंड देम, क्योंकि एक्चुअली बात की जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2013-14 से ही ये रेडार में रही है ऑफ द होम मिनिस्ट्री, एंड दे हैव ट्राई टू बिल्ड अ प्रॉपर केस सो दैट एक बार इनको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसे डिस्प्रूव करना मुश्किल रहे।
सो ये हब एंड स्पोक मॉडल की तरह चलते हैं, जहां पे पीएफआई यानी कि जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हब की तरह काम करती है, और इसकी जो स्पोक्स है, हब एंड स्पोक मतलब ये जैसे साइकिल का होता है, ठीक है। तो इसकी जो अलग अलग एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो अलग अलग स्फीयर में काम करती है, एक स्कूल्स के अंदर या यंगस्टर्स को टारगेट करती है, एक विमेन को टारगेट करती है, ऐसे करके इट हैज़ बीन वर्किंग एज विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड कैपिलरीज। रूट्स मतलब कि यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन जाना, और कैपिलरीज मतलब यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जाना। दोनों तरीके से जो हेल्प है वो सेंट्रल पीएफआई को मिल रही है, और पीएफआई इन छोटी छोटी संस्थाओं के जरिए ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरीके से जब होम मिनिस्ट्री ने ये पुटअप किया है, उसके बाद यूआपा का जो है चार्जेस इनके ऊपर लगे और इनके ऊपर बैन लगाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या आगे के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बैन लगने के बाद। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मोस्टली जो है कई बार हम देखते हैं इसको रिलीजियस लेंस से अगर देखा जाए तो इट इज सेड टू बी सपोर्टिंग इस्लामिक टेररिज्म एज वेल एज रेडिकलाइजेशन। अब लोगों के अंदर जो फियर साइकोसिस है वो क्रिएट करना, ये काफ़ी सारी वायलेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहा है, मतलब तरीका रहा है ऑपरेट करने का। और कुछ इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट व्यू कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को। दैट इज व्हाई होम मिनिस्ट्री ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकाली है। खैर, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि यूआपा के बारे में और बेहतर जाने। एक सेक्शन हमने पढ़ा, सेक्शन 2, जिसके अंदर अनलॉफुल एसोसिएशन की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 10 के अंदर कोई मेंबर अगर होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस बंदे को जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, और अगर एक्सट्रीम केसेस में उसका जो रोल है वो बहुत ही वायलेंट एक्टिविटीज के अंदर पाया गया तो डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मेंबरशिप के अंदर टेकिंग पार्ट इन मीटिंग्स ऑफ सच एसोसिएशन इज इन्वॉल्व, कंट्रीब्यूटिंग टू रिसीविंग एनी कंट्रीब्यूशन, मतलब मेंबर होने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास मेंबरशिप कार्ड हो, मेरा लिंक अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साबित हो जाता है तो फिर भी मैं मेंबर कहलाऊंगा। एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स दिस लॉ इज क्रिटिसाइज्ड, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लिंक एस्टैब्लिश कर लो लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हो। अब अगेन देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन विच से दैट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर हमने नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जा रहा है यहाँ। यूआपा की एक खास बात ये भी है दोस्तों कि अगर इसमें किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो 180 डेज तक उसे बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रखा जा सकता है, यानी कि डिटेंशन में रखा जाता है जब तक उसके खिलाफ जो केस है वो बिल्डअप ना हो जाए। तो एक तरह से जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई होती है। एंड वहाँ जो हमारे आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड्स होते हैं अरेस्ट के टाइम पे, वो कई बार यूआपा के अंदर अरेस्टेड लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। सो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है, और इसके अंडर अगर किसी पर्सन को बुक किया जाता है तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल 180 डेज के लिए रखा जा सकता है। अगर हम सेक्शन 7 की बात करें कि अब आगे क्या होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यूआपा का सेक्शन 7, पहले हमने पढ़ा सेक्शन 2, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 10, अब पढ़ रहे हैं सेक्शन 7। ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि कोई भी फंड्स अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठे किए हैं उसको फ्रीज कर देगा, उसे वो जब्त कर देगा, और इस वजह से इसके लिए पुलिस के पास रेड एंड सर्च और करने की पावर भी आ जाती है, क्योंकि इफ दे हैव टू फाइंड फंड्स रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये वहां पे रेड्स कंडक्ट कर सकते हैं। आप सेक्शन 8 ये कहता है यूआपा का कि सेंटर लोकेशन, यानी कि वो बता सकता है कोई भी ऐसी जगह जहां इनको लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इधर मीटिंग करती थी, या ये इनका ऑफिस है, या ये इनका सेंटर है, या ये इनका चलाया गया इंस्टीट्यूशन है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी किसी भी जगह को जो सेंटर है वो क्या कर सकता है, फ्रीज कर सकता है और उसको अपने अंडर ले सकता है। यानी अटैचमेंट ऑफ एसेट्स होता है ना, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ब्लैक मनी से कमाए गए एसेट्स को अटैच कर देता है, कुछ इसी तरीके से वो ऐसे एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूआपा के ये कह दे, या सॉरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती थी। एग्जाम्पल के तौर पे 2016 में जाकिर नाइक एक बहुत ही फेमस
रिलीजियस प्रीचर के नाम से जाने जाते थे और कुछ समय बाद पता लगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो लिंक्स हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हैं, या उनसे इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने रेडिकल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। खासतौर पे बांग्लादेश में हमने एक बेकरी अटैक में देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर अटैक हुआ और लोगों ने जो वहाँ के द पीपल हु कमिटेड दीज अटैक्स दे सेड कि हम इनसे इंस्पायर होके कर रहे हैं। तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो जाकिर नाइक जी के द्वारा चलाई जाती थी उसे बैन लगाया गया और उसके काफ़ी सारे एसेट्स को अटैच किया गया सेक्शन 8 ऑफ यूआपा का इस्तेमाल करते हुए। अब 2019 में ना यूआपा यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया और भी ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट बनाया गया। कैसे? 2019 में गवर्नमेंट को यह पावर दी गई कि वो इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट का टैग दे सके। पहले क्या होता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का या अनलॉफुल एसोसिएशन का टैग देते थे, लेकिन अब बंदों को, इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट टैग करने की पावर ये आ गई 2019 के अमेंडमेंट के बाद से। दूसरा, अगर पहले क्या होता था, अगर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि यूआपा के अंडर, क्योंकि एंटी टेरर एजेंसी है तो फिर यूआपा के जो अंडर केसेस आते हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करता है। अब एनआईए को पहले स्टेट के डीजीपी से जाके परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या होगा, अब डीजी ऑफ एनआईए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए सीधा सीधा बता देगा कि आप सर्च और सीजर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी का? जो हमने सेक्शन 8 में डिफाइन की है कि जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है अनलॉफुल एसोसिएशन की, उसके लिए आपको स्टेट के डीजीपी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इससे पहले कि आप उसे सीज करो। फिर एनआईए के अंदर पहले क्या होता था कि जो हायर रैंक ऑफिशियल होते थे वही इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते थे इंडिपेंडेंटली, लेकिन अब इंस्पेक्टर रैंक का भी, एनआईए के अंदर इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर होगा वो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। ऑल्सो एक शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था, इसके अंदर शेड्यूल में एक कन्वेंशन ऐड किया गया था। अब जैसे एक कानून है उसके अंदर क्या है कि कौन सी एक्टिविटीज़ या टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर डिफाइंड एक्टिविटीज़ आएंगी इस एनआईए एक्ट के अंदर और यूआपा के अंदर। तो यूआपा में देयर इज अ शेड्यूल, उस शेड्यूल के अंदर ट्रीटीज है जो हमने इंटरनेशनली साइन की हैं, उन ट्रीटीज के तहत हमने डिफाइन किया है कि क्या क्या चीजें टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होंगी, क्योंकि बिकॉज हमें वो क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना। तो एक कन्वेंशन इसमें ऐड किया गया 2019 में, दैट वाज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो जब ये एक्ट अमेंड किया गया यूआपा का 2019 में, तब भी इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें चली थी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दे रहा है चीज़ों को, एंड इंडिविजुअल्स आर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और क्योंकि उनको 180 डेज तक रखा जा सकता था प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ मानी जा रही थी। स्टिल इट इज़ अंडर सब जुडिस, मतलब अभी तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग। अब पीएफआई के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? यूआपा ने कहा है, यानी अनलॉफुल एसोसिएशन प्रिवेंशन एक्ट कहता है, और उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने ऑर्डर निकाल दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, वहां बात खत्म नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक्शन लिया गया है, इसके ऊपर लीगल सैंक्शन या जुडिशरी का सैंक्शन लगना जरूरी है। इसके लिए हाई कोर्ट जज के द्वारा एक ट्राइब्यूनल बनाने की यहाँ पे बात की गई है, जो सेक्शन 4 में ट्राइब्यूनल बनता है। अगर ये ट्राइब्यूनल ये डिक्लेयर नहीं करता कि यस वी एग्री विद द गवर्नमेंट एंड दिस इज एन अनलॉफुल एसोसिएशन, तब ये बैन हट भी सकता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि ये जो ट्राइब्यूनल है, इसे कंस्टिट्यूट कौन करता है? इसे कंस्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ये जो ट्राइब्यूनल बनाओगे ना, इसमें बस एक हाई कोर्ट का जज बैठेगा, मतलब किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का जज होगा वो एलिजिबल होगा इस ट्राइब्यूनल का हेड होने के लिए, और इट विल बी 1 मेंबर बेंच ओनली, लेकिन उसको स्टाफ आप प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। एक बंदा अकेले सारा केस नहीं देखेगा, बट जजमेंट एक ही बंदा देगा, वो एक हाई कोर्ट का जज होगा, और इसी को यूआपा ट्राइब्यूनल कहते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है बैन का, ये ट्राइब्यूनल को भेजना पड़ेगा आपको 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। फिर ट्राइब्यूनल इस ऑर्गेनाइजेशन को शो कॉज नोटिस भेजेगा, है ना। शो कॉज नोटिस भेजेगा कि आके साबित करो मेरे सामने कि तुम क्यों नहीं हो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, वाई यू शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइब्यूनल इसके बाद इंक्वायरी करेगा, और 6 महीने तक उसके पास टाइम होता है कि वो इंक्वायरी करने के बाद मैटर को डिसाइड कर सके। मतलब 30 दिन के अंदर वो बताएगा कि इसको नॉट डिक्लेयर किया जाए अनलॉफुल, है ना। मान लीजिए ट्राइब्यूनल हूं मैं, मेरे पास गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर भेज दिया, अब
मैं शो कॉज नोटिस भेजूंगा पीएफआई को। पीएफआई के पास 30 दिन है ये साबित करने के लिए कि मैं अनलॉफुल नहीं हूं, अदरवाइज ये जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और 6 महीने तक ट्राइब्यूनल के पास टाइम है ये असर्टेन करने के लिए कि क्या मैं इसे अनलॉफुल ही रखूं या ना रखूं। इस ट्राइब्यूनल में एक ही बंदा होगा, हाई कोर्ट का वो जज होना चाहिए। ट्राइब्यूनल जो है एक सिविल प्रोसीजर या सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब वो हियरिंग करेगा, समन कर सकता है अलग अलग लोगों को, ठीक है, एविडेंस की डिमांड कर सकता है वगैरह वगैरह। सो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि इस ट्राइब्यूनल के थ्रू की जा सकती हैं। अब 1 महीने के बाद, यानी कि जब ये ट्राइब्यूनल अपना स्टेटमेंट देगा, मोस्ट प्रॉब्ली फेवर में ही देता है गवर्नमेंट के, तो ये पुख्ता हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे बैन अब लग चुका है। तो आगे क्या होता है इन एक्टिविटीज़ के अंदर, दिस वाज द होल आइडिया अबाउट व्हाट इज़ द बैन। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन ये निकल के आती है कि यूआपा के जो सेक्शन है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के जो सेक्शन है, जो मैंने आज आपको बताए, सेक्शन 3, 4, 7, 8, 10, 2, दीज ऑल यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि इनका इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इन द डिक्लेरेशन ऑफ अ टेररिस्ट अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। और भी इसी तरीके की न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।